Good morning, students. Today it is the lecture for chapter 2 solution for class 12 CBSE and RBSE. Okay? देखिए, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया गया था कि हेनरी लॉ क्या कहता है. ठीक है? हेनरी लॉ में कहा गया था कि जो प्रेशर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन. ठीक है, हमने ये पढ़ा था. आज हम जो पढ़ेंगे वो है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन. देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो कैसे हो सकते हैं. यहाँ पर हम 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं. एक है लिक्विड एंड लिक्विड. ओके, लिक्विड एंड लिक्विड. और दूसरा है सॉलिड एंड लिक्विड. क्लियर? हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, द्रव को द्रव में डाला है और ठोस को द्रव में डाला है. ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारा क्या होगा, बन जाएगा. अब आप यहाँ पर देखो कि लिक्विड एंड लिक्विड का क्या मतलब है. लिक्विड एंड लिक्विड का मतलब है कि जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, अब यहां पर आपको ये देखना है, यहां पर भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि यदि ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये आपके पास एक लिक्विड है. लिक्विड का मतलब ये कोई भी आपका दो भी मीन्स आप मान के चलो ये एक सॉल्वेंट है. ठीक है, जो कि कैसा है, लिक्विड है. सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड. और आप जो सॉल्यूट ऊपर से डाल रहे हैं वो भी कैसा है, लिक्विड, यानी द्रव को अपने द्रव में घोल दिया. ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है. वोलेटाइल का मतलब वेपोराइज हो जाते हैं. ठीक है, तो जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा. तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला. क्लियर? अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद, मतलब ये आपने एक सॉल्यूशन बना लिया. अब आप यहां पर देखिए कि जो सॉल्यूशन का जो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा. आप इस चीज को ऐसे समझिए कि यदि कंटेनर खुला हुआ है, ठीक है, आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बना दिया. क्लियर? अब यदि कंटेनर खुला हुआ है और आप इस कंटेनर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो क्या बना, सॉल्यूशन बना ना. तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में से दोनों चीजें वेपोराइज हो जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है. क्लियर? लेकिन यदि कंटेनर कैसा होता, कंटेनर कैसा होता, बंद होता. तो यदि कंटेनर बंद होता तो यहां पर जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, तो अभी हमारे पास क्या है, इस टाइम पर सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन की क्या बनती, वेपर बनती. तो यहां पर तो रहती वेपर, यहां पर वेपर बनती, यहां पर लिक्विड फॉर्म होती. क्लियर? तो अब क्या होता है, ये जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पर प्रेशर लगाते. तो जो प्रेशर, तो वेपर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के, वेपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है. तो वेपर प्रेशर कब लगता है, वेपर प्रेशर तब लगता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक विलयन है, विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, दोनों ही वाष्पीकृत है, हमारा कंटेनर बंद है, हम हीट कर रहे हैं तो वेपर बन रही है. तो शुरू में क्या होगा, जब आप किस चीज को हीट करेंगे, वेपर होने लगेगी. ठीक है, वेपर बनती जाएगी, धीरे धीरे वेपर कंडेंस होगी, कंडेंस होकर लिक्विड में बदलेगी. एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा. ठीक है, तो जो एक सॉल्यूशन है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स रेट ऑफ कंडेंसेशन. क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है. ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, यदि मान लीजिए सॉल्यूट, आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी आप ले रहे हैं,
मान लीजिए ये 1 कंपोनेंट है और ये सॉल्वेंट जो है ये 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो जो विलियन का जो टोटल प्रेशर होगा, विलियन का जो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल, इसके इक्वल होगा दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर? सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, एक सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना तो तीनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा ना। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक रूल लगता है दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। ठीक है। रॉल्स क्या कहता है? रॉल्स कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर partial vapor pressure is partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to the mole friction of that component। ठीक है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने 2 कंपोनेंट डाले, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है और दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा। ठीक है। अब ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? PA is directly proportional to the mole fraction of, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है? कंपोनेंट का है। कौन से कंपोनेंट का है? जो वोलेटाइल है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी वाष्पशील जो भी आपका अवयव है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा? वो उसके मोल अंश के बराबर होगा। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाया तो हमने क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है। ये क्या है? ये आंशिक वाष्प दाब या मोल फ्रैक्शन, वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। ये क्या है? ये ए कंपोनेंट का शुद्ध स्थिति में, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। जो भी कंपोनेंट है उसका शुद्ध स्थिति में ये क्या है? इन प्योर स्टेट इट इज द वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अब आप देखिए, आपके पास ये इक्वेशन थी एक, पुटिंग दिस वैल्यू, तो PA यदि इसके बराबर है तो PB किसके बराबर होगा? PB विल बी इक्वल्स टू P नॉट B XP। ओके, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे लिख सकते हैं? पुटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इन थर्ड, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो, इसको थर्ड कर लो। पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो अब आप देखिए, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है? PA प्लस PB
भी, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ओके, एंड वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक्स ए क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्स ए विल बी 1 माइनस एक्स बी। क्लियर? अब इस वैल्यू को मैंने ऊपर रखा तो P विलियन, P सॉल्यूशन, P किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट A 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। क्लियर? ये हो गया। तो अब आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ P नॉट A माइनस P नॉट एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। तो वैल्यू देखिए क्या आ गई? P नॉट A, ठीक है, प्लस एक्स बी को कॉमन ले लिया, P नॉट B माइनस P नॉट A, इट इज द P। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया सबसे पहले इस सॉल्यूशन का जो किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। ठीक है, और किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? तो यहां पर जो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो PA की वैल्यू किसके बराबर होगी? P नॉट A एक्स ए, P नॉट B एक्स बी। अब एक्स ए प्लस एक्स बी आपको पता है होता ही है, तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी हो गया। तो P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस, तो यहाँ पर एक्स बी कॉमन आ गया, तो प्लस माइनस बी। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब आप यहां पर देखिए कि यदि हम एक कर्व खींचे किस किस के बीच में, ये आपके पास एक्स ए है और एक्स बी है मोल फ्रैक्शन के बीच में, यानी यहां तो आपने मोल फ्रैक्शन लिया है, यहां पर आपने प्रेशर लिया है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर एक्स ए 1 है, यहां पर एक्स बी 0 है, यहां पर एक्स ए 0 है, यहां पर एक्स बी 1 है। ओके, अब आप देखिए जब एक्स बी तो है ही नहीं, एक्स ए है, तो एक्स ए है तो क्या हो जाएगा? ये जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो P किसके बराबर हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन एक्स ए इज 1, एक्स ए की वैल्यू जब 1 होगी तो P किसके बराबर होगा? ये क्या है? ठीक है, P किसके बराबर होगा? P नॉट के बराबर होगा। क्लियर? तो उस टाइम पर किसी भी, ठीक है, और ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या होगा? यहां पर आप देखिए कि एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा P B नॉट। क्लियर? समझ में आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए 1 यहां से धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। एक ही बात कर रही हूं मैं अभी इसकी, पहले एक का धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो P की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, कर्व ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये किसी तरीके से इसमें भी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पर। यदि मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी उस कंपोनेंट का कम होता चला जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये कौन सी लाइन है? इस तरीके से कर्व आ गया। ठीक है, तो यदि ये कम है, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कम है। ये ज्यादा है, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसका सम होगा?
PA प्लस PB का। तो ये वाली लाइन जो है वो किस चीज को बता रही है? ये वाली लाइन जो है वो सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को बता रही है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब आप यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो B की मोल फ्रैक्शन, देखो इस इक्वेशन में देखो, इन दिस इक्वेशन यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो B की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब B की मोल फ्रैक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है? क्लियर? और यहां पर देखो कि यहां पर यदि PA0 ये चीज कम है, PA0 की वैल्यू कम है, PB0 की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? ये हो गया। अब आप यहां पर आगे देखिए कि ये तो हमने कब बताया कि जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दोनों कंपोनेंट कैसे थे? वोलेटाइल थे। ठीक है? तो लेकिन यदि तो नीचे कौन सी फेज है? नीचे तो लिक्विड फेज है। और ऊपर कौन सी फेज है? ऊपर गैस फेज है। समझ में आ रहा है? ऊपर कौन सी फेज है? गैस फेज, क्योंकि कंटेनर बंद है तो वेपर बन रही है, तो वेपर बन रही है तो ऊपर कौन है? ऊपर गैस की फेज है। क्लियर? या फिर समझ में आ गया? तो अब आप देखिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि यदि आपको, तो अब आप देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, ये वेपर फेज में यदि हम कॉम्पोजिशन देखेंगे, वेपर, ये ऊपर वेपर फेज है भाई, सॉल्यूशन बना हुआ, तो सॉल्यूशन से जब वेपर बन रही है तो उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे ना, ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है। तो TA क्या होगा? यदि वेपर फेज में आपसे वो पूछ रहा है तो TA क्या होगा? TA विल बी PB क्या होगा? ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में कि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? उस कंपोनेंट की गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने कहाँ पढ़ा था? H2 + I2 = 2HI। वहां पर हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था, याद हो तो आपको पार्शियल प्रेशर निकाले थे, जिसे हमने KP वाला सॉल्व किया था। लर्न करिए, KP = KP निकाला था। तो वहां पर किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? उसका मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है? अब आप यहां पर एक चीज और देखिए कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग किया था तो मैंने कहा था कि हमने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड सॉल्यूशन में, यहाँ पर हमने लिक्विड डाला है। ठीक है? अभी आप एक चीज और देखिए कि कल हमने पढ़ा था हेनरी लॉ। तो ये जो रॉल्स लॉ है, ये रॉल्स लॉ किस चीज को फॉलो कर रहा है? ये रॉल्स लॉ जो है हेनरी लॉ की स्पेशल केस है। हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। कैसे? देखो हेनरी लॉ में क्या कहा था? हेनरी लॉ में कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कल जो मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यही बताया था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड। ठीक है? इसको हमने हटाया तो ये किसके बराबर हो गया? KHXC के बराबर हो गया। यहाँ पर हमने हेनरी कांस्टेंट लगा दिया। ये तो हेनरी का लॉ है। और रॉल्स क्या कहता है? रॉल्स का लॉ लिक्विड्स के लिए है। ठीक है? तो रॉल्स कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी यही कह रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया?
कांस्टेंट लगाया पी नॉट ए एक्स। तो अब आप देखो ये पी ए तो दोनों सेम है, ये एक्स ए भी सेम है। तो यदि के एच बराबर हो जाए किसके, पी नॉट ए के, उस टाइम पर रॉल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि यदि कोई कंपोनेंट जो लिक्विड के लिए आप लगा रहे हो, तो गैस के लिए या लिक्विड के लिए, तो जब आपका जो कंपोनेंट है यदि वो इतना वोलेटाइल हो कि वो गैस की तरह बिहेव करे, तो उस टाइम पर हेनरी लॉ जो है वो रॉल्स लॉ है वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक चीज आती है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड की। अब आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये आपके पास एक कंपोनेंट है, मतलब एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड ले रखा है और ऊपर से आप डाल रहे हैं सॉलिड, नीचे आपने ले रखा है लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ लिक्विड तो कैसा है, वोलेटाइल है, और सॉलिड कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर, मान लीजिए दो कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, दोनों को मिलाकर आपने सॉल्यूशन बनाया, तो जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो पीबी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, तो नॉन वोलेटाइल है तो इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, ये तो गर्म होने पर वेपराइज होगा ही नहीं, तो इसी की वेपर बनेगी, इसी की वेपर बनेगी। तो अब आपको पता है कि जो इवेपोरेशन होता है वो कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, यानी वेपर बनकर यहाँ इकट्ठी होती है सरफेस पर, यहाँ पर ऐसे पार्टिकल लगे हुए हैं। पहले तो देखो जब दोनों वोलेटाइल है तो एक ए बी ए इस तरीके से लगे हुए हैं, अभी क्या हो रहा है, और दोनों ही वेपोराइज हो रहे हैं। क्लियर? तो उस टाइम पर तो क्या था, जब दोनों ही वोलेटाइल है तब तो पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगी। अभी एक कैसा हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया, तो इसका तो प्रेशर होगा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया, तो पी इसके बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया। पीबी की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट बी एक्स बी, ये लिख सकती हूँ मैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये पी सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको, विलियन का जो प्रेशर होगा किस केस में, इस केस में। ठीक है, अब एक्स बी को क्या लिख सकती हूँ, आपको पता है एक्स बी क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स से हो सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स से। क्लियर? पी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो क्लियर? तो अब आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, P माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू एक्स ए, मतलब इसको आप ऐसे लिखिए। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, पी नॉट बी। अब आप देखो, इसको आप इधर ले आए, तो पी नॉट बी एक्स ए इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी। इस तरीके से हम कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है, वो निकाल सकते हैं। तो आप इसको करेंगे, यदि कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।